नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कृष्णा आज आधुनिक भारत के इतिहास की दूसरी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है या कोई क्वेरी है, सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अपने चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें। चलिए तो फिर चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा मुग़ल साम्राज्य का पतन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर द्वारा सन 1526 ईस्वी में की गई थी। और ये स्थापना के पीछे जो मेन रीज़न निकल के आता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें मुग़ल साम्राज्य को एक बहुत बड़ी विजय हासिल हुई। जैसा कि आपको पता है, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ है 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को मुग़ल साम्राज्य और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 को। ये हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच। तो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य का विस्तार होता है और ये औरंगजेब का शासनकाल होता है 1657 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब के शासनकाल तक अच्छा खासा विस्तार होता है, चरम पर पहुंचता है। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के बाद इस मुग़ल साम्राज्य का विघटन होता है या विघटन होना आरंभ हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, तो हम लोग आज एक एक करके सारे कारणों की तरफ चलेंगे। औरंगजेब के बारे में भले ही एक बात निकल के आती है, उसकी अपनी सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ थीं, लेकिन वो इतना दूसरे धर्मों के प्रति उदार भी था, कटु नहीं था। तो पतन का पहला कारण अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण का मतलब है कि औरंगजेब के समय तक औरंगजेब बहुत काबिल शासक था, उसमें शासन करने की बहुत अच्छी रणनीति थी, विवेक था। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो शासक आए हैं उसमें उत्तराधिकारी उसके कमज़ोर हैं, और कमज़ोर बेसिकली उनके पास विवेक की कमी है। उनके पास कैसे हमको चीज़ें बनानी हैं, कैसे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी राज करने की, उसमें कमज़ोर है। तो उसका औरंगजेब के शासन या मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के पीछे राजनीतिक कारण का पहला है औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हैं वो बहुत निःशक्त हैं। दूसरी वजह जो राजनीतिक कारण निकल के आता है मुग़ल साम्राज्य के पतन का, वो निकल के आता है साम्राज्य का बहुत बड़ा आकार। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या था, ये मुग़ल साम्राज्य जो आजकल का इंडिया है उसके सेंट्रल रीजन या सेंट्रल के थोड़ा बहुत अटैच्ड रीजन तक फैला हुआ था। लेकिन 1687 में औरंगजेब ने दक्कन के प्रांत बीजापुर और गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद कर्नाटक को साम्राज्य में मिलाने के लिए, मुग़ल साम्राज्य में मिलाने के लिए वो प्रयत्नशील रहा। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, वो लगातार इन युद्धों में लगा रहा, अपने साम्राज्य विस्तार में लगा रहा। तो उसने साम्राज्य विस्तार तो किया, बहुत हद तक किया, लेकिन साम्राज्य विस्तार औरंगजेब उस बड़े साम्राज्य को कंट्रोल तो कर सकता था और कर रहा था। लेकिन उसके बाद के जो निःशक्त उत्तराधिकारी आए वो उतने बड़े बृहद साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद तीसरा राजनीतिक कारण जो उभर के आता है मुग़ल साम्राज्य के पतन का, वो है मुग़ल अभिजात वर्ग का पतन। मुग़ल जब साम्राज्य भारत में आए थे मुग़ल लोग, तो उनके पास बहुत साहसिक चरित्र था, उनके पास एक करैक्टर था, धन था, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अर्जित किया चीज़ों को, लेकिन जब उनके उत्तराधिकारी आए तो उन्होंने अपने चरित्र का बहुत पतन किया। चरित्र का पतन कैसे? वो मांस, मदिरा और
बाकी सारे चीज़ों में बिजी रहते थे, सुख सुविधाओं में। उन्होंने कभी स्ट्रेटजी पर, प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया। उनकी खराब आदतें थी, वो विलासिता, उनके जो पूर्वजों ने इकट्ठा किया था धन, उसी पर वो डिपेंडेंट रहे, उसी पर जीवन यापन करते रहे। उन्होंने कुछ नया खुद का करने के लिए आगे विचार नहीं किया। तो अगला रीजन था मुग़ल साम्राज्य का जो चारित्रिक पतन हुआ, इसके कारण। तो जो उसकी संपत्ति थी, क्योंकि किसी भी युद्ध को, विस्तार को या शासन चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धन, तो बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद चौथा काल जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का चौथा राजनीतिक काल उभर के आता है, वो था दरबार में गुटबंदी। देखो, औरंगजेब के ज़माने तक लोग बहुत उसके जो प्रशासनिक लोग थे वो बड़े विश्वसनीय थे, उसके भरोसेमंद थे। लेकिन उसके बाद एक्चुअली होता क्या है ना, जब कोई शासक कमज़ोर होता है तो उस पर बाहरी शक्तियां हावी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मेंटल सेटअप होता है कि नहीं जी, ये तो कमज़ोर आदमी, इस पर तो हम विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। औरंगजेब के अंतिम समय में क्या हुआ, उसके जो साम्राज्य में गुटबंदी हो गई। और गुटबंदी क्यों हुई कि हाँ, सबका अपना अपना बेनिफिट था, सब अपने अपने लाभ के चक्कर में थे कि हाँ, मुझको ये साम्राज्य मिल जाएगा, मुझको ये साम्राज्य मिल जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों की विश्वसनीयता में, ऑनेस्टी में कमी आई, जिसके कारण से साम्राज्य कमज़ोर होता गया। अगला और पांचवा राजनीतिक काल जो था, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। एक्चुअली था क्या, औरंगजेब का शासन कुछ ऐसा था, उसके शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग थे। उसके यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था किसी चीज़ को सेलेक्ट करने का या किसी को नियुक्त करने का, वो था काबिलियत। और राजा बनने की भी वो बना था अपनी काबिलियत से। लेकिन औरंगजेब के शासन के बाद, या उस जो उत्तराधिकार का सिस्टम था मुग़ल साम्राज्य में, वो था कि भैया जो बड़ा बेटा है वो सम्राट का बेटा सम्राट बनेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो सम्राट का बेटा सम्राट बने के कॉन्सेप्ट में, कि जो कमज़ोर भी था, जिसको स्ट्रेटजी भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था, वो शासक तो बन गया उस उत्तराधिकार के सिस्टम से, लेकिन उसको शासन चलाना आया नहीं कभी। अगला राजनीतिक काल था मराठों का उत्थान। एक्चुअली दक्षिण में मुग़ल साम्राज्य, जैसे आपको मैंने बताया कि औरंगजेब कर्नाटक तक फैलने की कोशिश कर रहा था, तो इधर महाराष्ट्र में उस वक्त मराठा पेशवा लोगों का उत्थान हो रहा था। तो मराठा लोग मुग़ल सम्राट के लोगों को, जो अहमद शाह अब्दाली था, मराठों ने उसको बचाने का कोशिश किया। मराठों ने भारत को अहमद शाह अब्दाली के जैसे आक्रांता सोचाने की कोशिश तो की, लेकिन मराठा जो थे भारत में स्थायी सरकार नहीं बना पाए। वो लोकल लेवल पर अपना सफल राज करते रहे। तो उस मराठा साम्राज्य ने भी उस जड़ को हिलाने का, मुग़ल साम्राज्य की जड़ को हिलाने का काम किया। दूसरा जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण है, पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा जो था मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण, वो था सैन्य कारण, यानी कि सैनिक क्षमता। मुग़ल साम्राज्य में सैनिकों की नियुक्ति एक, और मतलब रेगुलर सैनिकों की ट्रेनिंग, अच्छी तरीके से भर्ती, ये औरंगजेब के ज़माने तक तो होता रहा। उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य में क्या जो सेना थी उसकी संरचनात्मक कमजोरियां थीं, उन्होंने उसमें अनुशासन की कमी हो गई, सैनिकों की ट्रेनिंग नहीं होती थी, और जो पेशेवर होता था, यानी जो काबिल होता था, उसको मौका नहीं मिलता, जो चाटुकार होता था उसको मौका मिलने लगा। औरंगजेब द्वारा भी राजद्रोह, कायर, युद्ध के समय कर्तव्य की उपेक्षा से मामलों की अनदेखी की गई थी। औरंगजेब ने भी ऐसे लोगों को थोड़ा बख्शा, रियायत दे दी। तो वो चीज़ें कमज़ोर होते होते और कमज़ोर हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो सैनिक थे, सैनिकों की रेगुलर टुकड़ी लोगों ने, अब जब हुआ क्या, जब धन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने, जो संपत्ति थी, राज्य के धन था, उसको दूसरे सुख सुविधाओं में, अयासी में अपना बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब खजाने में कमी होने लगी, जब खजाने में कमी होने लगी तो उन्होंने अपनी अयासियों को और उस कंफर्ट को बंद नहीं किया,
बल्कि उन्होंने जो खर्चे थे प्रशासनिक और जो ज़रूरी खर्चे थे उसमें एक सेना भी था, उसके खर्चों में कमी की, जो उनके लिए उल्टा पैंतरा साबित हुआ। तीसरा जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण था वो था जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट औरंगजेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासनिक व्यय जो था, जो पूरी भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था, और वहीं दूसरी ओर खालिसा भूमि तो बना दी गई और वहीं दूसरी उसका उल्टा काम हो रहा था, मनसबदारों की नियुक्ति हो रही थी जो कर्ज वसूलते थे। तो ये दोनों अपोजिट सिचुएशंस ने जो क्षेत्रीय प्रशासन था मुग़ल का, जो कर मैक्सिमम जो उस वक्त जो चीज़ें थी, अमाउंट आता था राजकोष में आता था, वो था टैक्स। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने, अलग अलग मनसबदारों ने, अलग अलग ज़मींदारों ने अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर दिया कि अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासनिक कद्दावर चीज़ें नहीं रही उनके अंदर वो। अगला जो कारण था वो था आर्थिक कारण, यानी कि जो चौथा कारण है मुग़ल साम्राज्य के पतन का, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण और जागीरदारी कारण के बाद अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसा? आर्थिक कारण जैसे उसमें तो मैं आपको बता ही रहा था कि जो चीज़ें थी कि उनके जो बाकी औरंगजेब के बाद के प्रशासनिक लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बादियां करनी शुरू कर दी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थीं जो आर्थिक कारण के अंतर्गत, जैसे शाहजहाँ था। शाहजहाँ ने क्या किया, उत्पादन के जो कर की दर थी वो उत्पादन का 50% तक कर दिया, यानी कि अगर मान लीजिए आप 100 रुपये कमाएंगे तो 50 रुपये आपको राजकोष में टैक्स देना पड़ेगा। और शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने खूब सारी इमारतें बनवाई, इमारतों पे खूब सारा पैसा बर्बाद किया, और जिसकी वजह से आज भले ही हम उनको मॉन्यूमेंट और ये सब आश्चर्यों में गिनते हों, लेकिन उस वक्त की जो पतन की जो कारण है वो एक ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा इमारतों पर खर्च किया गया तो उससे क्या हुआ कि राजकोष का सिस्टम गड़बड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, युद्धों में पैसा लग रहा था, तो इसलिए राजकोष रुक्त हो गया। और युद्धों की वजह से, जैसे आप देखते हैं किसी भी देश में आज भी अगर युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ता है व्यापार पे पड़ता है। सेंसेक्स या जो भी मार्केट होता है तुरंत डाउन हो जाता है आराम से। तो उस वक्त भी यही हुआ। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, युद्धों के जो आने जाने के लिए सेनाएं जाती थीं, उसकी वजह से बहुत सारी फसल नष्ट होती थी। और फसल उस वक्त का मेन जो कर कलेक्ट करने का तरीका फसल से ही आता था, लोगों के खाने का मेन चीज़ फसल से ही होता था, मेन डिपेंडेंसी फसल पे ही थी उनकी आमदनी की, तो उससे लोगों को खर्च हुआ। उसके बाद टैक्स प्रणाली बहुत टिपिकल कर दी गई, तो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते गए। और सिंपल सी बात है, जो कमज़ोर होगा उसको गुलाम बनाना आसान होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा अगर। ये मैकाले ने बोला भी है ब्रिटिश संसद में, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा कारण आता है मुग़ल साम्राज्य के पतन का, वो आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ऐसा कि उस वक्त तक दोनों धर्मों में कट्टरता आ चुकी थी। दोनों धर्मों का मतलब है हिंदू धर्म और इस्लाम। दोनों धर्म अपने, कट्टरता का मतलब है दोनों धर्म अपने अपने धर्म की जो पुराने कर्मकांड थे उनकी रूढ़वादियों में जकड़े हुए थे। तो उसके कारण क्या हुआ, समाज में विद्वेष पैदा हुआ। और जब समाज में विद्वेष होता है, विघटन होता है, तो कोई भी बाहरी शक्ति उनके ऊपर आक्रमण आराम से कर सकती है और उन पर राज आराम से कर सकती है। और अंग्रेज़ों ने वही किया। आगे हम आपसे बात करेंगे, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम अंग्रेज़ों ने फिर वही किया, वहीं से उनको जड़ मिल गई। उसके बाद धार्मिक कारण क्या थे? औरंगजेब का स्वभाव धार्मिक रूप से कट्टर था। कट्टर का मतलब है इन द सेंस कि वो धार्मिक कानूनों के हिसाब से राज करता था, और वो कभी भी विकास, विज्ञान, ठीक है ना, इन सब की फील्ड में उसने इतना स्ट्रेटजी नहीं किया। बाहरी विदेशों में क्या हो रहा है इंडिया के बाहर, उस पर भी उसने गौर नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, उसने प्रजा की भावनाओं को नहीं समझ पाया। जब प्रजा की भावनाओं को नहीं समझ पाया तो प्रजा ने उस पर अपना फेवर कर। किसी भी राजा या किसी भी शासक का मेन स्ट्रेंथ होती है प्रजा। अब प्रजा ही जब उसकी बात नहीं समझेगी तो प्रजा ने फिर पंगे करने शुरू कर दिया। उसके बाद औरंगजेब
के या मुग़ल साम्राज्य के विघटन का 7वां काल था औरंगजेब की दक्षिण नीति, यानी कि उसकी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी कि हाँ वो सेंट्रल जोन में अच्छा खासा राज कर रहा था, तो लेकिन उसने अपने आप को विस्तार करने के लिए कर्नाटक तक फैलाने की कोशिश की, और उसकी इस विस्तारवादी नीति के कारण जो 27 साल तक युद्ध चला, उस 27 साल तक चलने वाले युद्ध में बहुत सारे संसाधनों की हानि हुई और उसको कुछ हासिल भी नहीं हुआ। फाइनली वो कर्नाटक पे कब्जा भी नहीं कर पाया, ठीक है, जो उसकी करने की मंशा थी, ठीक है। तो उसके बाद अगली चीज़ जो 8वीं चीज़ है मुग़ल साम्राज्य के पतन की, ये तो इनके इंटरनली कार्ड हो गए, यानी कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर की नीतियाँ हो गई, चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है। अगला जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कार्ड है वो है बाह्य आक्रमण और यूरोपीय शक्तियों का आगमन। 1739 में नादिर शाह ने जब हमला किया है तो उस वक्त तक मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल मतलब डेथ कंडीशन में था, मरने कंडीशन यानी ख़त्म होने के कगार पे था। क्यों था? क्योंकि राजकोष खाली हो चुका था। ऊपर हमने आपसे बताया है कि राजकोष क्यों खाली हुआ था। सैनिकों की शक्ति दुर्बल हो गई थी, उनका मनोबल भी डाउन था कि उनको रेगुलर पैसे मिलते नहीं थे। क्यों नहीं मिलते थे? राजकोष में पैसे नहीं, जब वो युद्ध पर ले आ जाते तब उनको पैसे दिए जाते थे, और लोग मुग़ल के नाम से डरने लगे थे, ठीक है। अब सिर उठाने तो और अब होता क्या है, मुग़ल साम्राज्य इतना उस वक्त तक हावी होने लगा था कि उसको उसकी अवहेलना पसंद नहीं थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी शासक या सत्ता को अपनी अवहेलना पसंद नहीं होती है तो उसका वही जो कट्टरवादी रवैया या उसको कहीं हठ धर्मिता होती है वही उसको ले डूबती है, कोई बाहरी कारण नहीं ले डूबता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में भारत में सैनिक सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला हो गया कि नहीं जी, सैनिकों के थ्रू अगर आप ऐसा नहीं करें तो सैनिकों को भेज के हम ऐसा करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये काम होने लगा। उस वक्त इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय लाभ से जो कर टैक्स पहले साम्राज्य बसलते थे, अब वो वसूलने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई जीत ली तो उनको वो राज्य मिल गया। तो यानी कि अंग्रेज़ों के आगमन से या यूरोपीय शक्तियों के आगमन से जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी शक्ति कुछ युद्धों के कारण, कुछ मुग़ल साम्राज्य से उनके संसाधन उन्होंने छीन लिए, इसके कारण पंगे होने लगे। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक नवा कारण ये था कि मुग़ल साम्राज्य पहले एक छत्र राज कर रहा था, लगभग मैक्सिमम सेंट्रल जोन में, ठीक है। अगर उत्तर के कुछ राज्य छोड़ दें और इधर पश्चिम का गुजरात वगैरह छोड़ दें जहाँ पर राजपूत वगैरह शासन कर रहे थे, मतलब दे रखा था उनको जमींदार वगैरह बना रखा था उस वक्त तक, तो मैक्सिमम सेंट्रल रीजन पर मुग़ल साम्राज्य का शासन था। लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, जिनको पहले जमींदार या कुछ कार्यवाहियाँ, कुछ काम सौंपा गया था सेंट्रल जोन के द्वारा, यानी कि मुग़ल साम्राज्य जो शासक था उसके द्वारा, तो उन्होंने अपने विस्तार करने की सोची और किया। तो उसमें क्या हुआ, पंजाब में सिख साम्राज्य का उदय हो गया, राजपूताना साम्राज्य में राजपूतों का उदय हो गया, रुहेलखंड में रुहेला सरदारों का उदय हो गया, आगरा और मथुरा में जाट सरदारों का उदय हो गया, बंगाल, अवध और हैदराबाद ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो ये थे तो सब मुग़ल साम्राज्य का ही पार्ट एक ज़माने में। जब इन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमस बॉडी घोषित कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके संसाधन भी सीमित हो गए, तो इसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होता रहा। अब एक बात समझने की ये है, मुग़ल साम्राज्यों के पतन के कारण जो भी रहे, ऊपर हमने जो भी बताए हैं, लेकिन इसके जो परिणाम हुए मुग़ल साम्राज्य के पतन के बहुत गंभीर हुए। तो उनमें मुग़ल साम्राज्यों के पतन का जो पहला परिणाम हुआ वो ये हुआ कि मुग़ल साम्राज्य जब स्ट्रांग थे, एक साथ एक छत्र होकर यूनाइट होकर काम कर रहे थे, तो क्या था, अंग्रेज़ों का एंट्री मारना या किसी बाहरी शक्ति का एंट्री मारना टिपिकल था। लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेज़ शासकों के लिए भारत के दरवाजे खुलते चले गए। दूसरी बात, मुग़ल साम्राज्य के रहने तक पूरा
एक छत्र में था पूरा सब शासन, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। लेकिन मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया थी ना लोगों को, वो छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई ऐसी ताकत नहीं रही थी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ सके या उनका सामना कर सके। मुगलों में यूनाइट रहते हुए ये ताकत थी। उसके बाद जो स्थानीय शक्तियां थीं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपना विकास करने लगीं, ठीक है, तो उसमें यूनिटी की कोई बात ही नहीं थी, वो अपना अपना विकास कर रहे थे तब। और जब सब रियासतें अलग अलग हो गई तो पुरानी कहावत आपको पता ही है, यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। तो यूनिटी बची नहीं तो ताकत भी नहीं बची, तो ताकत नहीं बची तो बाहरी शक्तियों ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। इस पूरे मुगल साम्राज्य के विघटन से अगर हम देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक कारणों से हुआ था। हमने सारे कारण देखे हैं। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्वों पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सका। अकबर ने अच्छी नीतियां अपनाई कुछ, लेकिन समाज व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन कर पाना अत्यधिक जटिल था। जब तक औरंगजेब ने सिंहासन संभाला, विघटन की सामाजिक और आर्थिक शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं। इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब में राजनीतिक योग्यता और दूरदर्शिता दोनों की कमी थी। दूरदर्शिता इन द सेंस कि जब अंग्रेज लोग दुनिया के बाकी देशों में दोहन, शोषण ये सब करके आ चुके थे, लेकिन इन लोगों ने बाहर क्या हो रहा है दुनिया में इस पर कभी देखा ही नहीं, उस पर कभी विचार ही नहीं किया। अगर विचार करते तो शायद ये पहले से अलर्ट होते और अंग्रेज़ों को इजाज़त नहीं देते और उनको फैलने फूलने का मौका नहीं देते, उनकी स्ट्रेटजी को समझ चुके होते। इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब में राजनीतिक योग्यता और दूरदर्शिता दोनों की कमी थी। वह ऐसी नीतियों के पालन में भी असमर्थ रहा जिनमें परस्पर विरोधी तत्वों का कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती थी। इस प्रकार औरंगजेब न केवल परिस्थितियों का शिकार था, बल्कि उसने स्वयं ऐसी स्थितियों को जन्म देने में योगदान दिया जिनका वह स्वयं शिकार बना। एक्चुअली उस वक्त तक तो ये कहें कि बहुत सीधे लोग थे, या ये कहें कि स्ट्रेटजी नहीं पता थी इसलिए उनको सिधाई से ढका गया, या ये कहें कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी इसलिए चीज़ों का जो डिमिनिश हुई चीज़ें एंड तक पहुंची। चलिए, जो भी रहा हो, हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं, वर्तमान में खड़े होकर भूतकाल को एनालिसिस ही कर सकते हैं। यथार्थ हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में, यानी कि सीरीज़ 3 में देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ और कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर कर आईं। जय हिंद, जय भारत।